वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बारी हमारी खास मुहिम की। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी होता है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। और इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि अपना आर्थिक भविष्य हम सुरक्षित कर सके। और आज की इस हमारी खास पेशकश में हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है एनएफओ में आपको कब और कैसे निवेश करना चाहिए। और हमारे साथ जुड़ गई हैं श्वेता जैन इस पेशकश में। अब श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। इतने साल लगातार आप हमारे साथ बनी रही और 18 स्वदेश ने 4 साल पूरे किए हैं, 5वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। आपने अपना साथ दिया, हमारे साथ दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे उम्मीदें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं हमारा साथ निभाने के लिए। और एक बार फिर से आपके साथ हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और श्वेता, आज का मुद्दा एनएफओस को लेकर है, जिसके बारे में हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को मार्गदर्शन दे। बहुत ही बेसिक से सवाल के साथ श्वेता शुरू करना चाहती हूं। एनएफओ और आईपीओ, इसमें निवेश करने को लेकर हमेशा हम देखते हैं निवेशकों में उलझन रहती है ना। मुनाफा कमाना चाहते हैं, बस वो कौन सा जरिया सही हो ये जानना चाहते हैं हमेशा। तो आईपीओ और एनएफओ में क्या फर्क होता है श्वेता, ये समझाइएगा। जी कविता, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत शुभकामनाएं ईटी स्वदेश को और आपको भी इस माइलस्टोन के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है। एनएफओ जो है होता है वो न्यू फंड ऑफर होता है, जो एक फर्स्ट टाइम पहली बार ऑफर किया जाता है एक कोई म्यूचुअल फंड से, या तो एग्जिस्टिंग या नए म्यूचुअल फंड जो होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो ऑफर करता है ये। तो एक एनएफओ को कंपेयर किया जाता है आईपीओ से, जो एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है एक स्टॉक का, एक कंपनी का। तो दोनों में काफी फर्क होता है। हमको लगता है कि दोनों अगर एक में डालना अच्छा है तो दूसरे में भी डालना अच्छा है, जरूरी नहीं है, दोनों काफी अलग है। आईपीओ में एक कंपनी का या एक स्टॉक का पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे आना होता है, लिस्टेड होता है, तो हम पब्लिक के लिए फर्स्ट टाइम वो ओपन होता है, वो कंपनी का शेयर हम खरीद सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं हम। जो एनएफओ होता है म्यूचुअल फंड का, वो एक नया स्ट्रैटेजी होता है या नया स्कीम होता है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। तो ये इसके द्वारा थ्रू एक नया एएमसी आ सकता है, या एक एएमसी ऐसी स्कीम लॉन्च करता है जिसमें पहले उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो ये एनएफओ जो है ये स्टॉक्स में निवेश करता है, अगर इक्विटी है तो ये निवेश करता है। तो ये कोई नया स्टॉक नहीं है, नया कंपनी नहीं है, ये एक एग्जिस्टिंग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा, बट एक नया स्कीम है या नया स्ट्रैटेजी है। ऑलराइट, लेकिन देखिए यहाँ पर एनएफओस को लेकर ना श्वेता, एक चीज जो बहुत कॉमन पाई गई है दर्शकों को और निवेशकों को, वो 10 रुपए वाली एनएवी बड़ा अट्रैक्ट करती है ना। तो प्राइसिंग के लिहाज से उनको कहीं ना कहीं एनएफओस ज्यादा दमदार लगते हैं क्योंकि सस्ते मिल रहे होते हैं। जरा इसके पीछे जो मिथ बस्टर है वो बताइएगा। जी बिल्कुल, हमको लगता है क्योंकि दो स्कीम्स हैं, एक स्कीम अगर 10 रुपए पे अवेलेबल है और एक स्कीम 100 रुपए में अवेलेबल है, तो 10 रुपए वाली ज्यादा हमको बेनिफिट करेगी, हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर एक स्कीम में दो स्कीम्स है, मान लीजिए दोनों में सेम पोर्टफोलियो है, एक का एनएवी 10 है, एक का 100 है, और दोनों का पोर्टफोलियो जो चेंज होगा, जैसे समझिए ये अगर 10 रुपए से 20% बढ़ा है, क्योंकि अंडरलाइंग स्टॉक्स 20% बढ़े हैं और 100 रुपए वाले भी 20% बढ़े हैं, तो यहाँ आपकी एनएवी 10 से 12 हो जाएगी। यहाँ पे 100 से 102 नहीं होगी, 100 से 120 होगी, क्योंकि 20% बढ़ा है। तो हमको उस बेस से देखना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, क्योंकि ये कोई हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं कि या कोई लिस्टेड ये म्यूचुअल फंड नहीं है। तो इसके जो स्टॉक्स है जितने बढ़ेंगे, म्यूचुअल फंड स्कीम भी उतना ही बढ़ेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 रुपए वाली स्कीम है तो ज्यादा हमको बेनिफिट देगी या ज्यादा हमको फायदा होगा उससे।
बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, सस्ता है इसका मतलब ये नहीं कि मुनाफेदार होगा। अच्छा, देखिए एनएफओस को लेकर एक ये चीज़ है कि ये नई स्कीम्स होती हैं, अब नई स्कीम्स का तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड होता नहीं है श्वेता, और कई बार ऐसे देखा गया है कि ऐसी-ऐसी कैटेगरीज़ के एनएफओ आते हैं जहाँ पर फंड ऑलरेडी बाज़ार में है और काफ़ी सालों से हैं, बड़ी-बड़ी एएमसीज़ के फंड्स हैं। तो ऐसे में एग्जिस्टिंग कैटेगरी के एनएफओ में क्या निवेश करना चाहिए, और अगर करना भी चाहिए तो किन-किन बातों का ख्याल रखें, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड तो होता नहीं है? जी बिल्कुल, अगर कोई नया स्कीम आ रहा है, लॉन्च हुआ है, तो आप देखिए अगर जो फंड हाउस है या जो एएमसी ने किया है, अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो अलग बात है। अगर आपको वो फंड हाउस बहुत पसंद है और आपको बहुत उसके फंड मैनेजमेंट पे भरोसा है, तो आप उस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। बट मैं फिर भी ये रेकमेंड करूंगी कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, आप उसकी तरफ जाइए, क्योंकि एनएफओज में काफी जैसे ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है उनका, जैसे हमको लगता है कि वो फायदेमंद होती है पर जरूरी नहीं होता है। एक पोर्टफोलियो बनना में टाइम लगता है और स्टार्टिंग में जो है वो एक्सपेंस रेशियो भी नहीं बताते, वो बाद में बनता है। और अगर आप देखा जाए तो एक टाइम पे ही वो मार्केट जो टाइमिंग रिस्क है वो भी बढ़ जाती है हमारी, तो उस समय जो प्राइस पे है वो पैसे पे वो कॉस्ट पे वो खरीदते हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग स्कीम में डालते हैं तो जरूरी नहीं है, वो ओवर टाइम निवेश करते हैं। कुछ एनएफओज में जैसे लॉक इन भी हो सकता है, तो आप अपने पैसे निकालने के लिए या एग्जिट लोड भी स्टार्टिंग में रख सकते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं चाहिए कि पैसे बहुत जल्दी से निकल जाए उनके एनएफओ से। काफी रेस्ट्रिक्शंस मानती हूँ मैं एनएफओज में, अगर स्पेशली एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज पे होती है। अगर जैसे मैंने बताया आपको, वो फंड में अगर फंड हाउस में पूरा भरोसा है तो आप निवेश कर सकते हैं, बट रिकमेंडेशन मेरी यही रहेगी कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स की तरफ जाएं। हाँ, अगर नई स्ट्रैटेजी है तो वो अलग बात है कि कोई सेक्टोरल या कोई थीमेटिक फंड है जो पहले नहीं है, या कोई टाइप का फंड है जो पहले नहीं आया है, कोई नया स्ट्रैटेजी है, तो अलग बात है। श्वेता, देखिए कई बार एनएफओस बहुत ही इनोवेटिव थीम्स पर भी आते हैं। अब ऐसे में एट व्हाट स्टेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, है ना, कौन सी वो स्टेज हो आपके पोर्टफोलियो की जब आप इस तरीके का तड़का मैं इजीलिए यूज कर रही हूँ शब्द, क्योंकि वो इनोवेशन वाली थीम्स होती हैं, सेक्टर्स होते हैं, तो क्या उनमें एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? जोखिम क्या क्या होगा? जी किया जा सकता है, बट वो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूंगी, जो थोड़े से सीजन्ड है, थोड़े 3 से 5 साल मिनिमम अगर निवेश किया हुआ है, पोर्टफोलियो में थोड़ा उतार चढ़ाव देखा है, थोड़ा प्रॉफिट भी देखा है, निकाला है पैसा, डाला है पैसा, स्विच किया है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो निवेश कर सकते हैं ऐसी स्कीम्स में। और वो भी 5 से 7% से ज्यादा नहीं निवेश करें, क्योंकि वरना जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी पे आउट करेगी या प्ले आउट करेगी, बट ऐसा जरूरी नहीं होता है, इसलिए हम लक के हिसाब से तो नहीं डाल सकते। हमको अपना एनालिसिस करना पड़ता है, हमको अपना पोर्टफोलियो जोखिम से बचाना है। तो एक तरीका बचाने का तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म है, दूसरा है कि थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहे पोर्टफोलियो। बिल्कुल डाइवर्सिफाइड रहे पोर्टफोलियो, और एनएफओ में आपको अगर उसका नाम एक्साइटिंग लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पोर्टफोलियो में उसके लिए जगह है या आपको रिटर्न्स जो है वो आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अच्छा, अब एनएफओ में जब हम निवेश करते हैं तो ओवरऑल जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड्स का, उसी से मिलता जुलता होता है? आने वाले समय में आगे लॉन्ग रन में एक्सपेंस रेशियो को लेकर कोई तब्दीली, कोई बदलाव? जी स्टार्टिंग में नहीं बताते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि कितना खर्चा होगा स्कीम का। तो ओवर टाइम एनएफओ होने के बाद वो कॉस्ट पूरे एनालाइज करके एक्सपेंस रेशियो होता है, पर एक बैंड होता है। तो उसी कैटेगरी के स्कीम्स आप अगर एग्जिस्टिंग स्कीम्स देखो तो उसमें ऑलरेडी एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि कितना एक्सपेंस रेशियो है, तो यहाँ पे कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ भी सकता है, स्पेशली क्योंकि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी रहता है। और स्टार्टिंग में जब एयूएम कम होता है तो एक्सपेंस अगर ज्यादा हो तो परसेंटेज ज्यादा बन जाता है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होता है। तो अगर एग्जिस्टिंग स्कीम होता है तो वो सब एवरेज आउट हो जाता है।
और चलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी। आपने कहा है कि एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स को एनएफओ की तरफ कदम उठाने चाहिए। आपने ये समझाया कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स के अगर एनएफओ आते हैं तो आप एग्जिस्टिंग स्कीम्स को ही प्रेफर करें। कई बार फंड मैनेजर्स के एक्सपीरियंस को लेकर आपको जानकारी नहीं होती है, खासतौर से जो एनएफओ लेकर आ रहे हैं, तो ये सब बारीकियां हैं जो आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। अब ऐसे में समझना हमें ये होगा कि चलिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसमें तो आप निवेश कीजिएगा, आपको उस कैटेगरी के लिए आपको एनएफओ की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, निवेशकों में वो एनएफओस खरीद लेते हैं, एग्जिस्टिंग स्कीम में अपना निवेश रोक देते हैं। इसीलिए अगेन श्वेता, क्योंकि वो उनको सस्ता मिलता है, उन्हें ये लगता है कि अब फॉर एग्जांपल फंड साइज को लेकर बहुत निवेशकों को दिक्कत होती है कि कुछ पुराने फंड्स हैं, उनका तो एयूएम इतना बड़ा हो गया है, अब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती है फंड मैनेजर के पास। तो कोई बहुत ज्यादा सोचने वाले और रिसर्च करने वाले जो निवेशक होते हैं ना, वो कहते हैं कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स तो महंगी हो गई है, ज्यादा एनएवी हो गई है, उसको बंद करके इसमें चला जाए। तो यहाँ पर आपकी कमाई में कितना घाटा हो जाता है, आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे बदल जाती है, जरा इसको समझाइएगा। जी, अगर आप स्कीम के एयूएम के हिसाब से जाए तो वो तो काफी मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, एक तो, और दूसरा काफी स्कीम्स जो बहुत समय से हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी इतना अच्छा है कि एयूएम उनका काफी बढ़ जाता है। बट फंड मैनेजर्स उसको मैनेज भी करते हैं, क्योंकि एक या दो दिन में तो हुआ नहीं है, ओवर टाइम हुआ है। तो फंड मैनेजर्स भी उसको मैनेज कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पाते तो वो स्कीम को बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए, या कुछ स्टाइल के लिए, जैसे एसआईपी के लिए ही खुला रखते हैं। तो वैसे वो अपना कॉस्ट भी मैनेज कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि 10 रुपए की स्कीम ज्यादा आपको फायदेमंद होगी, तो वो एक्चुअली नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपके कॉस्ट एक्चुअली ज्यादा होते हैं छोटी स्कीम में, क्योंकि उनका बेस कम होता है, और क्योंकि नहीं है तो अवेयरनेस के लिए मार्केटिंग कॉस्ट और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी होता है। तो आपके एक्सपेंस रेशियो इनिशियली हाई हो जाता है, क्योंकि बेस छोटा है। तो आप जैसे जैसे बड़ी स्कीम होगी, जैसे एयूएम बड़ा होगा, तो वैसे वैसे आपका एक्सपेंस भी थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए, मेरे ख्याल से अब इस चर्चा को हम यही समेटते हैं। जितनी बारीकियां ये समझना जरूरी था एनएफओ में निवेश करने से पहले, वो आपने हमें समझाया। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे श्वेता, और अब बारी आती है दर्शकों के सवालों के जवाब देने की। जो भी दर्शक हमें इस वक्त भी देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे हम व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर देते हैं जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। इतना ही नहीं, अगर यूट्यूब पर लाइव देखते आए हैं और अभी भी अगर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए, क्योंकि हम आपके सवालों को शो में शामिल करते हैं। तो शुरू करते हैं श्वेता। विशाल गुप्ता का सवाल लेंगे। HDFC फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स इनके पास है, और इन तमाम फंड्स में 5-5 हज़ार की SIP इनकी चल रही है। 8 लाख का लमसम भी है इनका, और अगले 10 साल तक इनको निवेशित रहना है इस पोर्टफोलियो में। फंड्स आपको कैसे लगते हैं? इनकी स्कीम्स ठीक है, बट मैं रेकमेंड करूंगी कि SBI कॉन्ट्रा से चेंज करके या तो कोई मिड कैप फंड में डाल दे, जैसे HDFC या मोतीलाल। क्योंकि कॉन्ट्रा फंड्स में क्या होता है, काफी टाइम एक कॉन्ट्रेरियन व्यू होता है, तो काफी टाइम अगर स्कीम परफॉर्म ना करे या उनके स्टॉक परफॉर्म ना करे, तो इन्वेस्टर्स को उसमें से रिटर्न एक्सपेक्टेशन उनकी मैच नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि HDFC या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इनका पोर्टफोलियो भी ज्यादा बेहतर होगा डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से। इनको एक गोल भी सेट कर देना चाहिए ताकि ये रेगुलरली इन्वेस्ट भी करते रहें। चलिए, गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आप अपने गोल के नज़दीक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। 10 साल का टाइम होराइजन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ज़रूरी ये बात यहाँ पर ये होगी कि आपका रिस्क समझ में तब आएगा जब आपको ये पता हो कि आप कितना टारगेट इकट्ठा करना चाहते हैं या आपको कितना और रुकना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर हम लेते हैं विजय वर्मा का। 15 साल के लिए पोर्टफोलियो में इनको निवेशित रहना है। 40 साल की इनकी उम्र है। 15 साल तक ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, और ये 10,000 की SIP और करना चाहते हैं। 10 से 15,000 की ये SIP और करना चाहते हैं। फंड बढ़ाएं या ये अपने लिए इसी अमाउंट को अक्रॉस फंड्स जो इनके पास हैं उनमें डिवाइड कर दें? फंड्स तो सभी अच्छे हैं, एक फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है और एक स्मॉल कैप है। जी, विजय जी अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बना चुके हैं। मैं रेकमेंड करूंगी कि एक DSP निफ्टी 50
या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में ऐड कर ले। डिपेंड करता है उनको कितना रिस्क लेना है, तो दोनों में से एक स्कीम चूज कर ले। इसी हिसाब से जाएंगे तो इनका पोर्टफोलियो वैल्यू लगभग 1.2 करोड़ तक पहुंच सकता है। मुझे ये बताइएगा, फंड्स में इन्होंने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 10,000, मल्टी कैप में 5,000, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 2,000। अब इसको ये क्या करें? मेरे ख्याल से क्या निवेश की राशि बढ़ाई जा सकती है इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग फर्स्ट टू ऐड अ फंड? पहले ये डिवाइड कर लें ये अमाउंट इन्हीं फंड्स में। ये निवेश ज्यादा बढ़ा सकते हैं, बट मुझे लगता है इन्होंने स्मॉल कैप में इसलिए कम डाला क्योंकि इनका पोर्टफोलियो इनको थोड़ा लार्जर मिड कैप की तरफ रखना है। वॉलेटिलिटी कम चाहिए शायद, इसलिए कम डाला है। अगर वो, इसीलिए मैं जानती नहीं कि इन्होंने क्यों कम रखा है उसमें, तो मैं इसीलिए रेकमेंड नहीं करती हूँ कि ये एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही डिवाइड कर ले। मैंने डीएसपी या यूटीआई निफ्टी 50 इसलिए कहा है कि एक अच्छा कोर बन जाता है, लो कॉस्ट इंडेक्स ट्रैकिंग फंड, पैसिव फंड बन जाता है, तो एक अच्छा कोर हो जाता है, तो वॉलेटिलिटी भी कम होती है। उसके बाद ये स्मॉल कैप में भी अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। चलिए, स्मॉल कैप में भी आप अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला सवाल हम आत्मजीत सिंह का लेंगे। इनका सवाल ये है कि ये 49 साल की इनकी उम्र है, 10 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टारगेट है इनका 1 CR का, 10,000 रुपीज़ ईच हर फंड में कर रहे हैं। कोटक लार्जन मिड कैप, HDFC मिड कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, DSP स्मॉल कैप। आत्मजीत सिंह जी का पोर्टफोलियो काफी अच्छा लग रहा है, और जैसे इन्होंने डाला है मुझे लगता है एडवाइस लेके डाला है, क्योंकि पोर्टफोलियो उनके रिकमेंडेशन, इनका जो रिक्वायरमेंट है उस तक पहुंच सकता है, तो 1 करोड़ तक इनका वैल्यू पहुंच सकता है। स्कीम्स अच्छी हैं, ऑन ट्रैक है गोल मीट करने के लिए। ऑलराइट, सतीश सिंह का अगला सवाल है। 13,000 रुपए की मंथली SIP कर रहे हैं, 10% से स्टेप अप भी करेंगे और 12 साल में 1.5 करोड़ इनको इकट्ठा करने हैं। 2,500 की SIP चल रही है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC मिड कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 1,000, कैनरा बैंक लार्जन मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, बंधन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, कॉन स्मॉल कैप, इन सब में ये 1,000 रुपए की SIP कर रहे हैं। सतीश जी को उनके SIP बढ़ाना पड़ेगा लगभग 50,000 पर मंथ तो इनके गोल तक पहुंचने के लिए, और उनकी काफी स्कीम्स है। मुझे लगता है क्वान स्मॉल कैप एक कट कर दे और उसको या तो बंधन स्मॉल कैप में कर दे। अगर बहुत ज्यादा स्कीम्स होती हैं और बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स होती है तो कोई भी मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होता है, अगर बहुत अच्छा कर दे स्कीम तो भी। तो मुझे लगता है इनको अपना लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ओवर टाइम, क्योंकि इनको अपना SIP भी बढ़ाना पड़ेगा अपने गोल तक पहुंचने के लिए। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि ये मिड कैप कुछ स्कीम्स कम कर दे। स्मॉल कैप जैसे मैंने एक बताया, एक स्कीम अभी भी कट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं SIP। ऑलराइट, चलिए आखिरी सवाल लेंगे अमित कुमार पाठक का, और हरियाणा से ये रहने वाले हैं वहाँ के। 35 साल की इनकी उम्र है, सरकारी कर्मचारी हैं। 20,000 रुपीज़ इनकी सेविंग्स हैं, जिसकी ये SIP भी कर रहे हैं उनमें से कुछ। HDFC मिड कैप 1,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,000, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड 500 रुपीज़ पिछले 1 साल से। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप पिछले 3 महीने से इन्वेस्ट कर रहे हैं। 15 साल के लिए करना चाहते हैं और 2 CR इनका लक्ष्य है। इनके गोल तक इनको पहुंचने के लिए लगभग 40,000 पर मंथ इनको निवेश करना पड़ेगा। इनकी स्कीम्स अच्छी है, बट मुझे लगता है पोर्टफोलियो थोड़ा वॉलेटाइल होगा, उतार चढ़ाव ज्यादा देखेंगे। तो मुझे लगता है एक UTI निफ्टी 50 या DSP निफ्टी 50 ऐड कर देंगे और तो वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी और अच्छा कोर लो कॉस्ट पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। ऑलराइट श्वेता, मेरे ख्याल से तमाम सवाल यहीं ख़त्म हुए और आपने आज समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने दर्शकों का मार्गदर्शन एक बार फिर किया, शुक्रिया। और चलिए हमें भी इजाज़त दें और दर्शकों को बता दें जाते जाते कि अगर आपको भी अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवालों को, और यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं जो कि आपको देखना चाहिए। पुराने शोज़ भी आप देख सकते हैं, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की प्लेलिस्ट में आप चले जाइए और अपने सवाल भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।